हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज 0.000027 per degree Celsius. If the temperature is measured on Fahrenheit scale, numerical value of coefficient of linear expansion of solid is। तो दिखने में सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन, पर जरा सी लापरवाही से मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहले यहां ध्यान दें, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब बात हो रही है गामा की, और किसी सॉलिड का गामा एक्सप्रेस किया हुआ है सेल्सियस स्केल पर, और हमको उसी सॉलिड का बताना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, नहीं तो गलती होगी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको बतानी है, और वो भी फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने से पहले जल्दी से थ्योरी रिवाइज करते हैं। आप जानते हैं किसी सॉलिड के लिए हम तीन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। इसी तरह बीटा कैसे डिफाइन होता है, चेंज इन एरिया पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। और गामा डिफाइन होता है इस तरह, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। यह है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और यह है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब तीनों की यूनिट क्या होगी, तो आप देख रहे हैं तीनों ही फॉर्मूलों में यहां पर लेंथ की बात हुई है, यहाँ एरिया की, यहाँ वॉल्यूम की। तो जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है वही डिनोमिनेटर में है। तो मान लो लेंथ या चेंज इन लेंथ को हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, यूनिट सिर्फ इसमें रह जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर, यहां भी और यहां भी। यानी तीनों की ही यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर पर केल्विन। ये तीनों की यूनिट होगी। अब तीनों में रिलेशन क्या है, तो अल्फा, बीटा और गामा किसी मटेरियल के लिए इस रेशो में होते हैं 1:2:3। ये तीनों के बीच रिलेशन है। अब याद रखना चाहिए कि अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों डिपेंड करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। आई मीन अल्फा, बीटा, गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जैसे बात करें हम ब्रास की और स्टील की, तो उनके लिए अल्फा की, बीटा की या गामा की वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर ये कोएफिशिएंट्स डिपेंड करते हैं, और दूसरा डिपेंड करते हैं ये स्केल ऑफ टेम्परेचर पर। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्केल ऑफ टेम्परेचर। जैसे यहां पर किसी सॉलिड के लिए गामा दिया हुआ है, सेल्सियस स्केल पर उसको एक्सप्रेस किया है, इसी को यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल पर एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब घुमाने के लिए आपको हो सकता है, इसमें तो नहीं है आंसर हालांकि, पर हो सकता है यही रिपीट किया हो यहाँ, तो कुछ लोगों को लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री फ़ारेनहाइट आने से क्या फर्क पड़ेगा, तो सेम आंसर होगा, यहाँ गलती हो सकती है। तो याद रखें अल्फा, बीटा, गामा डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पर, और दूसरा टेम्परेचर किस स्केल पर एक्सप्रेस हुआ है इस बात पर। उसकी डायमेंशंस पर हालांकि डिपेंड नहीं करते उस बॉडी की, न तो उसके वॉल्यूम, एरिया या लेंथ पर अल्फा, बीटा, गामा डिपेंड नहीं करते। तो याद रखें अल्फा, बीटा, गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड द स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज्ड। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, किसी सॉलिड का गामा, गामा की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, पॉइंट, कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज, 27 पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस यहां आया होगा, मैं जानबूझ के उसको ऐसा लिख रहा हूं, सेल्सियस डिग्री मतलब वो है चेंज इन टेम्परेचर। ये गलत नहीं है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं आप कि डिग्री सेल्सियस में यदि कोई टेम्परेचर लिखा है, यानी वो किसी पॉइंट का टेम्परेचर है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात हो रही है। और कभी यदि ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। जानबूझ के मैंने उसको ऐसा लिख दिया है। अब इसी को हमको बदलना है फ़ारेनहाइट डिग्री में।
ये बात ध्यान रखेंगे। अब जाएं हम हमारे, हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़े हुए थे, जैसे सेल्सियस स्केल में हम आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट तक जाएंगे तो टेम्परेचर का कितना चेंज आएगा। 0 से 100 गए आप, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, या उसको ऐसा लिख देते हैं 100 सेल्सियस डिग्री। और यही काम यदि आप फ़ारेनहाइट स्केल में करेंगे तो कहां से कहां जाएंगे, 32 से 212, 32 से 212, यानी 180 डिग्री का चेंज आएगा, यानी चेंज इक्वल नहीं है दोनों स्केल्स पर। ये रिलेशन याद आ जाना चाहिए। फिर 1 सेल्सियस डिग्री का चेंज फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो 100 को ट्रांसपोज कर लेंगे 180 बाय 100, यानी ये हो जाएगा 9/5। तो कभी हो सकता है कि फ़ारेनहाइट में चेंज दिया होगा आपको, तो 1 फ़ारेनहाइट डिग्री, तो वो 5/9 हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये रिलेशन याद आ जाना चाहिए। ये कन्वर्शन फैक्टर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो कम से कम ये याद रहे आपको। और ये भूल जाएं तो आप टेम्परेचर स्केल्स पर सोचेंगे कि सेल्सियस स्केल पर हम 0 से 100 जाते हैं, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर हम जाएंगे 32 से 212, यानी 100 का चेंज आएगा सेल्सियस स्केल पर और 180 डिग्री का चेंज आएगा फ़ारेनहाइट स्केल पर। ये रिलेशन याद आ जाना चाहिए। अब ये आ गया याद तो फिर ये बहुत आसान हो गया। 0.000027, और यहाँ क्या लिखेंगे, 1 सेल्सियस डिग्री वो होगा 9/5, 9/5, तो 9 यहीं रह जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तब ये बदल गया फ़ारेनहाइट डिग्री में। ठीक है, अब ये 9 से ये 3 बार कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल होगा, यानी 0.0000 4 बार, और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये ऐसा बन जाएगा कितना, 5 इंटू 10, 5 इंटू, इसको जानबूझ के मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 0.00003 फ़ारेनहाइट डिग्री। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया फिर से गामा। क्या दिया हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गिवन था सॉलिड का सेल्सियस स्केल पर, अब उसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल पर बदल दिया, पर हमसे तो पूछा है उसने लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। फिर यहाँ जाना पड़ेगा हमको, अल्फा और गामा के में क्या रिलेशनशिप है, तो गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू होगा 3 अल्फा, तो अल्फा इज गामा बाई 3, मतलब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.00001, यानी अल्फा हमें चाहिए था, अलग से आंसर लिख देते हैं यहाँ, वो कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 0.0000, और क्या आ जाएगा, ये इसमें हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ 5 आ जाएगा पर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा भी लिखते हैं या फिर फ़ारेनहाइट डिग्री भी लिख सकते हैं। तो 0.00005, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब गलती होने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर है देखो, एक तो गलती यही हो सकती है, जल्दबाजी में आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आंसर बोलने लगेंगे, या फिर आपको ये पता नहीं होगा कि अल्फा बीटा गामा नेचर ऑफ मटेरियल और स्केल ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो हो सकता है ये आंसर होने पर आप उसको टिक कर देंगे, तो गलती हो सकती है। तो इजी हो भले ये प्रॉब्लम्स, पर इनको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये स्टेप बन सकता है। तो पहले तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मास्टर करने चाहिए, फिर बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज x टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, ये कैसा है, ये x टाइम्स है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब बीटा का, तो हमको बतलाना है x का वैल्यू। तो रिलेशन क्या है इन तीनों कोएफिशिएंट्स के बीच, तो हम जानते हैं अल्फा बीटा और गामा ये तीनों होते हैं इस रेशो में 1:2:3। दिस मीन्स गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू है 2 अल्फा। ठीक है, ये दो रिलेशंस आए। अब गामा और बीटा में क्या रिलेशनशिप होगा, गामा और बीटा में यदि रिलेशनशिप चाहिए तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा लिखेंगे और अल्फा को क्या लिख देंगे, बीटा बाई 2, अल्फा को लिख देंगे बीटा बाई 2, तो 3/2 बीटा, यानी ये हो जाएगा 1.5 बीटा, और यही हमसे पूछा हुआ था।
गामा इज इक्वल टू आया 3/2 बीटा यानी x इज 1.5। तो छोटा सा क्वेश्चन है पर इस तरह से कन्वर्ट करना हमको आ जाना चाहिए। अल्फा बीटा गामा ये होते हैं 1:2:3 के रेशो में। गामा होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, बीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। और यदि गामा और अल्फा में रिलेशनशिप चाहिए है तो क्या करेंगे, अल्फा को लिख लेंगे बीटा/2, ये हो जाएगा 3/2 बीटा। ठीक है, तो 1.5। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, इन दोनों के साथ साथ इसको भी याद कर लें कि गामा इज इक्वल टू होता है 3/2 बीटा। वैसे वो याद नहीं रहेगा, आना तो हमको यही है बेसिक हमारे फॉर्मूले पर। अल्फा बीटा गामा का रेशो 1:2:3। क्या बोल रहे हैं, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स इज 4:3। The ratio of their coefficients of cubical expansion is 2:3. Then the ratio of their linear expansions when they are heated through same temperature difference is। तो सबसे पहले तो यही ध्यान जाए, चाहिए क्या हमको, रेशियो ऑफ देयर लीनियर एक्सपेंशंस। तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, बस आपको पता होगा। चेंज इन लेंथ की बात हो रही है, चेंज इन लेंथ होती है ओरिजिनल लेंथ उसकी टाइम्स अल्फा इनटू राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। ये है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। अब आया कैसे ये, तो आपको पता होगा L2 इज इक्वल टू हम लिखते हैं L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर आप चाहें तो T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, उसी से आया हुआ है ये फॉर्मूला। L2 माइनस L1 है ये, L2 माइनस L1 होगा L1 अल्फा डेल्टा टी, उसी को मैंने L0 लिख दिया है। तो ये है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, L0 अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्टली इसको याद रखें, हमको इसी का रेशो चाहिए, मतलब डेल्टा L1 अपॉन चाहिए डेल्टा L2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे L01 अपॉन L02, मतलब उनकी ओरिजिनल लेंथ्स का रेशो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जो दिया हुआ है 4:3, तो यहां तो आ जाएगा 4:3। फिर अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, उनके क्यूबिकल एक्सपेंशंस का रेशो। तो इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा 1 अपॉन गामा 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ बोला हुआ है कि व्हेन दे आर हीटेड थ्रू सेम टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब यहाँ तो 1 आ जाएगा। तो बस यही काम हमको करना था, यहाँ आएगा 4/3 और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा गामा 1 अपॉन गामा 2, जो दे रखा है हमको 2:3, यानी ये हो गया 8:9। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो याद ये रख सकते हैं आप कि क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो रेशो होगा वही होगा अल्फाज का रेशो, आई मीन कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस, और वही रेशो होगा कोएफिशिएंट्स ऑफ एरियल एक्सपेंशंस का। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करें तो 2/3 डायरेक्ट लिखकर काम चला सकते हैं। 8:9 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी अगला क्वेश्चन, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स इज 1:2 and the ratio of coefficient of expansion is 2:3. The first rod is heated through 60 degrees Celsius. Find the temperature through which the second rod is to be heated so that its expansion is twice that of the first is. दो रॉड्स की बात हो रही है, दोनों की लेंथ का रेशो दिया है 1:2, फिर उनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का रेशो 2:3 है, पर यह नहीं बताया है कि ये लीनियर है, एरियल है या वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट है। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हो, रेशो यही रहेगा 2:3। फिर ये बोला है कि पहली रॉड को 60 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट रॉड इज 60 डिग्री सेल्सियस। हमको बताना है सेकेंड रॉड के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज करें ताकि क्या हो, सेकेंड रॉड में होने वाला एक्सपेंशन पहली वाली रॉड का डबल यानी ट्वाइस हो। यानी कंडीशन तो हमको ये दे रखी है, डेल्टा L2 इक्वल्स टू 2 डेल्टा L1। अब ये डेल्टा L2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे L02, मतलब सेकेंड रॉड की इनिशियल लेंथ, उसके मटेरियल का अल्फा और राइज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ऐसा लिखा। अब यहां क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, यहां आएगा L01, पहली रॉड की इनिशियल लेंथ, उसके मटेरियल का अल्फा और राइज इन टेम्परेचर, जो ये कितना दे रखा है फर्स्ट रॉड के लिए
60 डिग्री सेल्सियस। हमको ये फाइंड आउट करना है डेल्टा T2। तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा T2 को 2 टाइम्स, यहाँ आएगा L01 अपॉन L02, यानी उनकी ओरिजिनल लेंथ का रेशो जो 1:2 दिया हुआ है। फिर यहाँ आएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 भी दे रखा है 2:3, और ये दे रखा है हमको डेल्टा T1 कितना है वो 60 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 टाइम्स लेंथ का रेशो 1:2, फिर अल्फास का रेशो 2/3, और ये दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमको डेल्टा T2 यानी सेकेंड रॉड में इंक्रीज इन टेम्परेचर मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। 2 कैंसल आउट, ये 20 बार कट के ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। आंसर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, a wire of length 60 centimeter is bent into a circle with a gap of 1 centimeter at its ends। तो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये रेड से दिखाया हुआ है, ये है गैप। कितना लंबा है ये गैप 1 सेंटीमीटर का, और वायर की लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। हालांकि उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इस गैप के ऊपर फोकस करेंगे। A wire of length 60 centimeter is bent into a circle with a gap of 1 centimeter at its ends. On heating it by 100 degrees Celsius, the length of the gap increases to 1.02 centimeter. Alpha of material of the wire is। तो हम सिर्फ इस गैप की बात करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि यहीं पर है वो मटेरियल, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये लेंथ, और टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर यही लेंथ हो जाती है कितनी 1.02। मतलब चेंज इन लेंथ कितना आया 0.02। हम इस वायर को भूल जाएंगे, हम सिर्फ इस गैप की बात करेंगे। ये कितना था, ये था 1 सेंटीमीटर लॉन्ग गैप, और कितना हो गया 1.02 सेंटीमीटर, यानी चेंज इन लेंथ कितना आया, वो आया 0.02 सेंटीमीटर का। और ये कितनी लेंथ में आया, तो ये आया 1 सेंटीमीटर लेंथ में। कब, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए अल्फा। तो बस अल्फा की डेफिनेशन लगा देंगे। अल्फा क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो बस ये वैल्यूज डालिए यहाँ पर, यहाँ आएगा 0.02 सेंटीमीटर में, ये भी कितना है, यह है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या आएगा 100। बस ये हमारा आंसर होगा। इसमें यही वाला दिख रहा है करेक्ट, 2 × 10⁻⁻²। या फिर आप ऐसा सोचें, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरोज और आएंगे इसके साथ, मतलब 10⁻⁴ होगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाने पर वो हो जाएगा -4 पर डिग्री सेल्सियस। पर हो सकता है कभी वो पर डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ लें, तो फिर हमने जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा करना पड़ेगा आपको। डिग्री सेल्सियस को या 9/5 लिखेंगे, वो 5/9 हो जाएगा वगैरह, वो सब आप जानते हैं। हाल फिलहाल आंसर ये है 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मेटल मीटर स्केल गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक मीटर स्केल है, किसका बना हुआ, मेटल का। मतलब ये बात हो रही है रूलर की, स्केल की बात हो रही है, मीटर स्केल की, जो मेटल का बना हुआ है, और वो करेक्ट रीडिंग्स बताता है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब उसको कैलिब्रेट किया होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब जो मार्किंग करेंगे डिविजन्स की, वो की गई है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इट इज जनरली यूज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। पर उसको यूज कब करते हैं, जब टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी हायर टेम्परेचर पर हम रीडिंग्स ले रहे हैं। उसको कैलिब्रेट किया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, रीडिंग्स ले रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप सोचकर देखिए कि टेम्परेचर यदि बढ़ गया है, टेम्परेचर यदि ज्यादा है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से जब हम रीडिंग्स ले रहे हैं तब का टेम्परेचर यदि ज्यादा है, तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो स्केल फैल जाएगा, उसके डिविजन्स बड़े बड़े हो जाएंगे। तो जो रीडिंग्स आएंगी, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी,
वो कैसी होंगी, वो कम होंगी, क्योंकि डिविजन्स बड़े बड़े हो गए हैं। किसी ऑब्जेक्ट की यदि हम लेंथ नापेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कम होगी, और कम होगी तो उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर यदि बढ़ा हुआ हो तब जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो होती है कम। और इसलिए करेक्शन कैसा होता है, तो याद रखें करेक्शन होता है पॉजिटिव, ऐसा याद रख सकते हैं। इससे उल्टा यदि हम टेम्परेचर को घटा देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर उस स्केल को कैलिब्रेट किया हुआ है और मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो स्केल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डिविजन्स पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो करेक्शन होगा। करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये सब हम डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल इस पर किए हैं और बहुत पॉपुलर टाइप का ये क्वेश्चन है। मैं फिर से पढ़ता हूं। मेटल मीटर स्केल गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। It is generally used at a temperature of 40 degree Celsius. The correction to be made for every meter is, हमको करेक्शन ही बताना है। तो जैसे यहां पर डिडक्टेड लिखा है, ये तो गलत ही होगा, ठीक है। यहां पर एडेड या डिडक्ट नहीं लिखा है, यानी ये भी गलत होगा। नन ऑफ द अबव, अब पता नहीं है या नहीं, पर इन दोनों में से कोई होना चाहिए, 2 या 4 में से कुछ होना चाहिए। जो करेक्शन है, जो एरर है ना, वो हमको ऐड करना पड़ेगा मेजर्ड वैल्यू में। और वो करेक्शन कितना होता है, तो वो करेक्शन होता है, याद रखना है, फॉर्मूला वही है चेंज इन लेंथ वाला। तो करेक्शन होगा उसकी मेजर्ड वैल्यू, जितना कि हमने उसे नापा, इनटू उस स्केल के मटेरियल का अल्फा, इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये कितना है, तो यहां बोला हुआ है एवरी मीटर, हर एक मीटर के लिए कितना करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 1 मीटर। फिर ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, और राइज इन टेम्परेचर कितना है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4 × 10⁻⁵ और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। और ये करेक्शन कैसा होगा, प्लस, यानी आंसर 2 करेक्ट हो गया। तो मीटर स्केल पर सवाल जरूर करके जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको मास्टर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। द टेम्परेचर ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी if moment of inertia I about an axis perpendicular to its length, then its moment of inertia increases by। तो जैसा इसके पहले मीटर स्केल वाला एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वैसे ही ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या बोला है हमसे, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और इस रॉड के टेम्परेचर में लाया है इंक्रीज कितने का, डेल्टा टी का। हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी क्या लग रही है, तो रोटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस बॉडी का मास और रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन पता हो तो उसके स्क्वायर में मास का मल्टीप्लाई करने से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। अब किसी भी बॉडी को जब हम हीट अप करेंगे तब उसका मास तो रहेगा कांस्टेंट, व्हेन द बॉडी इज हीटेड मास विल रिमेन कांस्टेंट, और इसलिए I प्रोपोर्शनल होगा के स्क्वायर के। अब यदि उस बॉडी को हम हीट अप करेंगे तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन से मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ जाएगी और इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ द बॉडी इज कूल्ड डाउन, मतलब उसके टेम्परेचर को यदि डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन घटने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। पर यहाँ क्वेश्चन में ही बोला हुआ है हमसे कि टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, और कितना बढ़ा वो हमसे पूछा हुआ है। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये याद रखें कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब लेंथ है वो,
I प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो आप चाहें, और इसी इक्वेशन से उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएटिंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम इक्वेशन I प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ m को बनाए रख सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ ये बताने के लिए कि k के बढ़ने पर I बढ़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो डी आई अपॉन आई, आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो, डेल्टा के अपॉन के। परसेंटेज यदि कोई सवाल आया, मान लो परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दोनों तरफ इंटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। हाल फिलहाल ये हुआ डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा के अपॉन के। हमसे यही पूछा है डी आई, तो आई का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पर उसके पहले ये डेल्टा के कितना होगा, क्या है डेल्टा के, तो यह है रेडियस ऑफ गायरेशन में चेंज। तो ये कितना होगा, ओरिजिनल रेडियस ऑफ गायरेशन उस रॉड के मटेरियल का अल्फा इनटू राइज इन टेम्परेचर जो डेल्टा टी दे रखा है, ये हम जानते ही हैं। और बस अब इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करने से आपको डी आई मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम टू, सब डेरिवेशन आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए इतना सब लिखना पड़ रहा है। डी आई बराबर हो जाएगा, बस यहाँ वैल्यू डालनी है आपको, 2 टाइम्स इस आई को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं पहले ही, और डेल्टा के कितना है, के अल्फा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी कैंसिल होकर आपको आंसर मिल गया, कितना आ गया, ये 2, फिर ये अल्फा, फिर ये आई और डेल्टा टी, 2 अल्फा आई डेल्टा टी। इसको रट भी सकते हैं, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आ सकता है, 2 अल्फा आई डेल्टा टी, एंड सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ मेटल रॉड has a length of 1 meter at 30 degrees Celsius. Alpha of metal is 2.5 times 10 raised to the power minus 5 per degree Celsius. The temperature at which it will be shortened by 1 mm is. तो एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अल्फा दे रखा है उस रॉड के मेटल का 2.5 टाइम्स 10 रेज टू दी पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। हमको बोला है कि किस टेम्परेचर पर वो रॉड, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्टेंड बाय 1 मिलीमीटर। इस पर ध्यान देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, वो रॉड एक्सपैंड होगी, लेंथ बढ़ेगी, और टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। हमको बताना है उसका टेम्परेचर कितना किए जाने पर उसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से कम हो जाती है। सभी आंसर्स आप देख रहे हैं उससे कम ही है, 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हैं ये सब। ये तीनों तो माइनस में है और ये पॉजिटिव है। अब ये याद रखें कि उसमें जो एक्सपेंशन आएगा, एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन, वो कितना होता है, उस रॉड की लेंथ, उसके मटेरियल का अल्फा, और यहां आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और यहां आएगा चेंज इन लेंथ। अब क्योंकि यहां बात हो रही है शॉर्ट एंड की, तो लेंथ कितने से चेंज हुई है, 1 मिलीमीटर से, तो इसको माइनस साइन के साथ यदि लें तो माइनस, और इसको मीटर में मैं लिख रहा हूं 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 मीटर, और इधर उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है 1 मीटर, उसके मटेरियल का अल्फा कितना है 2.5 टाइम्स 10 रेज्ड टू दी पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। और यहां पर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर तो हमको पता करना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, वो है 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ये डिग्री सेल्सियस कैंसल, मीटर मीटर ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा वो थीटा एफ डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा सॉल्विंग करने पर इसको सॉल्व करने के पहले दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3, इस तरफ 2.5 टाइम्स 10 रेज़्ड टू दी पावर माइनस 5, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर इसको लिख लेते हैं 30 माइनस थीटा एफ, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब इसको नीचे ले जाते हैं, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 5 इंटू 2.5 आएगा, और डिनोमिनेटर का 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 5 ऊपर जाने पर इसको वो कितना बना देगा, इसको बना देगा वो
100 10 टू दी पावर 2, और ये डेसिमल हटाने पर वो 1000 बनेगा, और 1000 अपॉन 25 वो 40 हो जाएगा। तो 40 इक्वल्स टू थीटा माइनस, सॉरी 30 माइनस थीटा एफ, और इसलिए थीटा एफ कितना होगा 30 माइनस 40, दैट इज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, एंड सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। अपॉन हीटिंग द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब changes by 5 degree Celsius, the volume of the cube changes by। तो ये तो वैसे यहाँ का सवाल नहीं, तो परसेंटेज चेंज का सवाल है। क्या है, क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है एल क्यूब, यदि उसकी साइड है एल। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं किसी भी वेरिएबल से, मतलब किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और इसी से उसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा dv अपॉन v, और इस तरफ क्या मिलेगा, इस तरफ हमको मिलेगा 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल, और दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो हमको एक्चुअली ये दिया हुआ है, उस क्यूब को हीट अप करने पर लेंथ ऑफ साइड 2% से चेंज हो जाती है, मतलब ओवरऑल ये दे रखा है हमको 2%, तो ये 6% हो जाएगा। इस तरफ ध्यान दें तो व्हाट इज दिस, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इनटू 100 किया है, मतलब ये आ गया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, एंड सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 100 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100.1 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक स्फीयर की रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, क्या बोला है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो है रेडियस 100 सेंटीमीटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये रेडियस बढ़कर हो जाती है 100.1 सेंटीमीटर। पूछा क्या हमसे, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द स्फीयर, मतलब गामा हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो क्योंकि ये मामला है किसका, रेडियस का, रेडियस मतलब लेंथ, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे अल्फा, किस तरह, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ टाइम्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस फॉर्मूले से। और फिर गामा हमको चाहिए, तो गामा इक्वल्स टू होता है 3 अल्फा, तो आंसर कर देंगे। अब चेंज इन लेंथ कितनी है, यहां देख रहे हैं आप 0.1 सेंटीमीटर में, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100, और राइज इन टेम्परेचर कितना है 100। तो पहले आएगा हमारे पास, क्या आएगा, अल्फा, और उसका 3 टाइम्स कर लेंगे। तो ये डेसिमल हटाएं तो एक जीरो और आएगा, यहाँ 4 जीरो ऑलरेडी है, एक और जीरो आकर ये हो जाएगा 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। पर यहाँ तो कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करना है अभी हमको, ये तो अल्फा आया है, अब ये यूज करें, गामा हो जाएगा 3 टाइम्स 10⁻⁻⁵। वैसे तो ये सही होना चाहिए, तो इसको अभी हमको पहले 30 बनाना पड़ेगा। इसको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आसान सवाल है, पर गलती कहाँ पर हो सकती है, गलती ये होगी कि आप स्फीयर पढ़ के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, या तो ये गलती होगी। तो यहाँ ध्यान जाना चाहिए कि बात हो रही है लेंथ की, तो पहले अल्फा निकल कर आएगा, और अल्फा आने के बाद भी गलती हो सकती है, हो सकता है आप इसको ही आंसर मान लें, तो अल्फा नहीं है आंसर, हमको चाहिए गामा, मतलब उसका 3 टाइम्स होना जरूरी है। तो भले ही आसान सवाल है, पर आपको सतर्क वहां रहना पड़ेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a brass disc at 0 degree Celsius has a diameter। जैसे आपने सुना डायामीटर, मतलब बात किसकी हो रही है, लेंथ की। तो एक डिस्क है, और उस डिस्क का डायमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 50 सेंटीमीटर, एंड होल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। उस डिस्क में एक होल है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही
उस होल का डायमीटर कितना है? उस होल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब इस ब्रास डिस्क को हम हीट अप करेंगे तब क्या होगा, वो होल का डायमीटर भी इंक्रीज ही होगा। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अल्फा दे रखा है ब्रास के लिए, when the disk is heated to 100 डिग्री सेल्सियस the diameter of the hole becomes। तो हम सिर्फ होल की बात करेंगे। क्या बोला हुआ है हमसे? उस होल का डायमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है 10 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उस होल का डायमीटर कितना हो जाएगा, यानी उस डिस्क के इस डायमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब होल के लिए यदि हम लिखें, क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए उस होल का डायमीटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले तो हम निकालते हैं चेंज इन डायमीटर, कि डायमीटर में चेंज कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो ओरिजिनल डायमीटर इनटू उसके मटेरियल का अल्फा इनटू राइज इन टेम्परेचर, ये आएगा चेंज इन डायमीटर उस होल के लिए। डी नॉट कितना है? डी नॉट है 10 सेंटीमीटर। अल्फा कितना दे रखा है? अल्फा है 18 टाइम्स 10 टू दी पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। और राइज इन टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल, और ये है सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। इस बात का ध्यान रखें। 18 टाइम्स, ये 3 जीरोज हैं, तो 10 टू दी पावर -3, और ये आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब ध्यान क्या देना है कि हमसे पूछा है कि डायमीटर का होल कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा ये नहीं पूछा है, कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फाइनली? जितना कि वो पहले था, कितना था? 10 सेंटीमीटर, और उसमें इंक्रीमेंट कितना आया? इंक्रीमेंट ये आया है। अब 1000 से इसको डिवाइड कर दें तो इसको लिख सकते हैं 0.018 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 10.018 सेंटीमीटर। ये करेक्ट आंसर होगा 10.018 सेंटीमीटर। तो इसमें भी गलती कहाँ हो सकती है यदि हमारा ध्यान नहीं जाएगा? वैसे तो इसमें आंसर ही नहीं है, पर हो सकता है हम इसी को आंसर मान बैठे, डायमीटर में इंक्रीज, या फिर उस डिस्क का डायमीटर हमको कंफ्यूज करे, यहां पर भी गड़बड़ हो सकती है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि एक डिस्क हो उसमें एक होल हो, थ्योरी में भी पूछ सकते हैं कि उस डिस्क को गर्म करने पर होल का साइज क्या होगा, तो बोलना है बढ़ेगा। वो डिस्क का साइज भी बढ़ता है, मतलब ही डिस्क का डायमीटर और उस होल का डायमीटर दोनों ही इंक्रीज होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10.6 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट्स में किसी सब्सटेंस की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है, तो यह है डी नॉट। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कितनी है? वह है 10.6 ग्राम पर सीसी। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी दे रखी है 10 ग्राम पर सीसी। तो हमको बताना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एस। तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसा सोचें, V2 इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये क्या लिखा है मैंने? यह है वॉल्यूम एट T2 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 यदि है उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। ये क्या है? यह इनिशियल वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यहाँ क्या आएगा? T2 माइनस T1। इस इक्वेशन से हमको पता लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा पर मास कांस्टेंट रहेगा। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब किसी बॉडी का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मास रहेगा कांस्टेंट, पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी, जैसा आप यहां देख रहे हैं डेंसिटी 0 पर कितनी थी? 10.6, 100 पर वो हो गई 10।
तो ऐसा होता है, डेंसिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो यहां V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी एट T2 डिग्री सेल्सियस, और यहां क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी एट T1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा जा सकता है। यहां आप चाहें तो T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, राइज ऑफ टेम्परेचर। इस इक्वेशन को हमको यूज करना पड़ेगा यदि हमको बतलाना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पहले तो निकल कर आएगा गामा, और गामा के आ जाने के बाद फिर आप वो रिलेशन लगाएंगे, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू गामा अपॉन 3, तब निकल कर वो आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें D1, तो D1 कितना है 10.6, फिर इधर आ जाएगा D2, D2 कितना है, वो है 10, उसको यहां ले गए, तो 10.6 अपॉन 10, इस 1 को भी इधर ले जाते हैं, -1, ये कुछ नहीं है, 10.6 अपॉन 10 -1 इक्वल्स टू गामा इनटू, ये क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये 100, और इसको गामा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 अपॉन 10 और 100 भी आ जाएगा, मतलब 1000। तो ये निकल कर आया हमारे पास में गामा। और इसके आने के बाद क्या करेंगे, हमको तो चाहिए अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा गामा बाई 3, यानी इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.2 बाय 1000, यानी 0.2 टाइम्स 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 0.0002 0.0002 पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो थोड़ी सी हमने थ्योरी भी इसमें समझी, ये बात याद रखनी चाहिए कि मास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, a steel rod of dimensions 4 times 4 centimeter square is tightly fixed between two supports and is not allowed to expand. It is heated through 2 degrees Celsius. Thermal stress developed is, एक्चुअली हमको ये ब्लैंक फिल करना है, यहां पर ये वैल्यू बतानी है, ये है थर्मल स्ट्रेस, इसी की अभी बात करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी भी मैं आपको बता देता हूं। थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इज x टाइम्स 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, y क्या है, यंग्स मॉडुलस 2 नहीं बल्कि 20 टाइम्स 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये उस रॉड के मटेरियल का अल्फा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दिया हुआ है। हमको ये यहां पर क्या फिल करना है ये बताना है। अब इसकी थ्योरी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, जल्दी से उसको डिराइव कर लेंगे। मान लो ये दो वॉल्स हैं और इन वॉल्स के बीच एक रॉड है, ये हो गई वो रॉड जिसका हमको वो दे रखा है 4 टाइम्स 4, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एक वॉल और ये दूसरी वॉल, इनके बीच वो सपोर्टेड है, आई मीन क्लैम्प्ड नहीं है, सपोर्टेड है, सिर्फ सपोर्ट कर रही है वॉल्स इस रॉड को। और इस रॉड को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, फिजिक्स क्या लग रही होगी, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें आएगा थर्मल एक्सपेंशन, वो रॉड एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी और उस कोशिश में ये रॉड इस वॉल पर लगाएगी कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में, और इस वॉल पर भी ऐसे फोर्सेस वो रॉड वॉल पर एग्जर्ट करेगी और वॉल से इस रॉड को मिलेंगी इस तरह की रिएक्शंस, और ये चारों फोर्सेस इक्वल ही होंगे, बराबर ही होंगे, ऐसा लिख देते हैं। हम स्टडी करेंगे इस रॉड की, तो क्या होगा, ये वाले फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसमें कंप्रेशन, जो वॉल से रिएक्शन मिला है उससे ये रॉड कंप्रेस होगी, और ये फोर्सेस जो हैं इससे वो रॉड एलोंगेट होगी। पर ये तो वॉल पर लगने वाले हैं, रॉड पर तो यही लग रहे हैं, सिर्फ ये दो फोर्स जो मैंने अंदर दिखाए हुए हैं, ये अंदर लगने वाले फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंप्रेशन, और हीटिंग की वजह से क्या आएगा, एक्सपेंशन। तो हीटिंग से आने वाला एक्सपेंशन यदि इन फोर्सेस से आने वाले कंप्रेशन के बराबर हो जाए तो क्या होगा, इस रॉड की लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस रॉड को यदि दोनों वॉल्स के बीच
इस तरह से रखा जाए सिर्फ सपोर्ट में, तब यदि थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए ड्यू टू इलास्टिक कंप्रेशन, तो क्या होगा, इस रॉड की लेंथ चेंज नहीं होगी। ये इसमें फिजिक्स लग रही है एक्चुअली, शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब जाते हैं हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, और वहां आपने पढ़ा हुआ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर हम फोर्स लेंगे ये n अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमको दे रखा है 4 टाइम्स 4, ये क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रेस, और नीचे क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये कहलाएगा थर्मल स्ट्रेस N/A। इसलिए थर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला याद रखें, थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स, क्या लिखना चाहिए मुझे, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y डेल्टा L, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा याद रखें। अब चेंज इन लेंथ इस वाले चैप्टर में, थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में आप जानते हैं चेंज इन लेंथ क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ उस रॉड के मटेरियल का अल्फा इनटू राइज इन टेम्परेचर अपॉन L, ये L कैंसल आउट होकर y अल्फा डेल्टा T, बस इतना ही तो आपको याद रखना है। थर्मल स्ट्रेस एग्जाम में यदि सवाल आता है तो ये सब थ्योरी सोचने की जरूरत नहीं है। थर्मल स्ट्रेस वो कितना होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू राइज इन टेम्परेचर, और वही हमको यहाँ बतलाना है। तो y कितना है, y है 20 इंटू 10⁻10 SI यूनिट्स में, यह है y। फिर अल्फा कितना है, अल्फा है 18 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया अल्फा। और राइज इन टेम्परेचर कितना है, लिखा है हीटेड थ्रू 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब सिर्फ 2। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 दूनी 72, 7 2, और साथ में कितने जीरो, 1 0, और यहाँ क्या होगा 10⁻4, 10⁻4, और हमको पावर 6 में बताना है, यानी 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7.2 टाइम्स 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट तो आएगा ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी स्ट्रेन है, ये आप जानते हैं, जो यूनिट इसकी होती है वही यूनिट किसकी होगी, y की होगी, या जो y की यूनिट है वही स्ट्रेस की यूनिट होगी। तो वही लिखी हुई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको तो ये नंबर क्या आएगा ये बतलाना था, तो आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा, 7.2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A length of 2 meter is measured using a metal tape at 10 degree Celsius. It is calibrated at a temperature of 30 degree Celsius. The actual length is given, alpha equals to 1 into 10⁻⁻4 per degree Celsius. अब यहां सबसे पहले ध्यान दें, इट इज कैलिब्रेटेड एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो जो स्केल बनाया गया उसके डिवीजन की मार्किंग जब की होगी वो किस टेम्परेचर पर हुई है, 30 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोल सकते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर ही यदि हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट की जितनी होगी लेंथ, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ होगा वही होगा उसका ट्रू वैल्यू, यदि इस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंटर काम करेगा 30 डिग्री सेल्सियस पर। इंस्टेड यहां क्या किया है, हमने एक लेंथ को नापा है 2 मीटर पर, किस टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कैलिब्रेशन टेम्परेचर से कम। अब यदि उस स्केल को इस टेम्परेचर पर यूज किया जा रहा है तो टेम्परेचर के घटने से, डिक्रीज इन टेम्परेचर से वो स्केल कॉन्ट्रैक्ट होगा। टेम्परेचर ज्यादा होता तो एक्सपैंड होता, ये टेम्परेचर कम है मतलब स्केल कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्केल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब वो जो उसके डिविजन्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो जो मेजर्ड लेंथ होगी वो एक्चुअल से ज्यादा नोट होकर आएगी, ज्यादा आएगी। ये सबसे पहले दिमाग में रखें।
कि ज्यादा टेम्परेचर पर यदि हम काम करेंगे, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज्यादा होने पर टेम्परेचर के, तब क्या होगा, जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो होगी ज्यादा ट्रू वैल्यू से, और इसलिए एरर आएगी, और एरर आएगी तो करेक्शन नीडेड होगा, कुछ ना कुछ करेक्शन हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं करेक्शन कितना होगा। तो करेक्शन कैसे निकालना है, वो इस फॉर्मूले से, एल मतलब मेजर्ड वैल्यू, उसके मटेरियल का अल्फा, उस मेटल टेप के मटेरियल का अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहां इस क्वेश्चन में एल कितना है, एल है 2 मीटर जो आपने नापा, अल्फा कितना है, वो है 10⁻⁻⁴, और टेम्परेचर में चेंज कितना लाया है, वो है कैलिब्रेशन टेम्परेचर 30, और ये है एक्सपेरिमेंट करते समय का टेम्परेचर 10 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻³ और ये आंसर आएगा मीटर में। आप चाहें तो इसको 0.004 मीटर भी लिख सकते हैं। इतना करेक्शन करना पड़ेगा। अब ये करेक्शन कैसा करना पड़ेगा, जैसे हमने कहा मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आई है, ज्यादा आई है तो करेक्शन कैसा होगा, करेक्शन होगा नेगेटिव, यानी ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में से घटाने पर हमको मिलेगी एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, तो एक्चुअल लेंथ होगी वो मेजर्ड लेंथ 2 मीटर माइनस ये 0.004 मीटर। ऑब्वियसली ये आंसर आएगा 1.996 मीटर के बराबर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अच्छा सवाल है, इसको एक दो बार करके देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, मेटल टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पर उस मेटल टेप से लिए हुए मेजरमेंट्स करेक्ट होंगे। यही है वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर। इट इज यूज्ड टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एट 45। ज्यादा टेम्परेचर पर काम करेंगे तो स्केल में आएगा एक्सपेंशन, डिविजन्स हो जाएंगे दूर दूर, मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होगी, कम होगी तो करेक्शन होगा पॉजिटिव। पर यहां हमसे पूछा है सिर्फ एरर, सिर्फ एरर पूछा है, मतलब करेक्शन पूछा हुआ है हमसे। तो करेक्शन के लिए तो बस यही आप याद रखो, क्या याद रखो, मेजर्ड लेंथ उसके मटेरियल का अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, बस इससे आंसर आ जाएगा। एल कितना होगा, कितनी की है मेजर लेंथ, 100 मीटर, बस यूनिट्स पर ध्यान देना है। 100 मीटर, अल्फा कितना है, तो ये दे रखा है 12 टाइम्स 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर वो कितना है 30। भाई इसको सॉल्व कर देना है। अब ये आंसर आएगा पहले मीटर में, हमको आंसर करना है सेंटीमीटर में, तो क्यों ना हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 10⁻⁻⁶ ये मीटर में है, उसका सेंटीमीटर मतलब -4 कर लेते हैं इसको, तो अब ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और यदि मिलीमीटर में आप चाहें तो मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, इसको -3 कर देते हैं, मिलीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, -3 है। और यदि ये -3 है तो ये 1 0 2 और ये 3 इससे कैंसिल, तो बस ये 36 mm आंसर आ जाएगा। 36 मिलीमीटर है भी आंसर। आंसर 4 इज करेक्ट।